हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशी और ये वीडियो है कंपनीज एक्ट 2013 पर। यस, और कंपनीज एक्ट 2013 में हम इस पार्ट में जो है फोकस करने वाले हैं सेक्शन 19, 20, 21 और 22 पर। यस, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के ये 4 सेक्शंस पर फोकस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और बहुत ही छोटे सेक्शंस हैं, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 19, 20, 21 और 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ सेक्शन 19 का हेडिंग है अ सब्सिडरी कंपनी शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब यह है, अगर मैं 2 मिनट आपको सेक्शन शुरू करने से पहले बता दूं कि एबीसी लिमिटेड अगर एक कंपनी है और वो XYZ लिमिटेड में 65% शेयर होल्ड करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी कौन है? एबीसी बन गई होल्डिंग कंपनी और XYZ क्या है? सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? अब ये समझना है, सेक्शन 19 कहता है कि अगर XYZ ABC की सब्सिडरी है तो XYZ कैन नॉट होल्ड अ शेयर इन ABC। ये क्या समझ में आया आपको? पता चला क्या? XYZ ABC के शेयर्स नहीं खरीद सकता। XYZ के पास ABC के शेयर्स की होल्डिंग नहीं रहने चाहिए। एक सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर्स हेल्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता हूं, ध्यान से देखिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना है, 2 कंपनी है ABC और XYZ, ठीक है। अब XYZ का ABC में 5% की होल्डिंग थी, ठीक है। XYZ का ABC में 5% का होल्डिंग था। मेरे को बताइए कौन है होल्डिंग और कौन है सब्सिडरी? अब आप कहोगे सर ना ABC होल्डिंग है ना XYZ होल्डिंग है, ना ABC सब्सिडरी है ना XYZ सब्सिडरी है। सर इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिश्ता है ही नहीं। Yes, your answer is right. इधर होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता ही नहीं है, बिकॉज XYZ is just holding a very small 5% stake in ABC. क्लियर? ये 5% स्टेक कब लिया था उसने? लेट अस से उसने लिया था 31 मार्च 2019। सो 31 मार्च 2019 से XYZ ABC में 5% स्टेक ले रहा है। इज दिस क्लियर? पक्का? अब आज दैट इज 15 मई 2020 को ABC ने XYZ के 75% शेयर्स खरीद लिए। कितने? 75%। अब मेरे को जरा बताइए, क्या इनके बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता है? आप बोलेंगे 100% सर। ABC जो है वो होल्डिंग कंपनी है और XYZ जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। क्यों? बिकॉज ABC XYZ में मोर देन 50%, टू बी प्रिसाइज 75% होल्ड करता है। तो ABC इज अ होल्डिंग कंपनी, XYZ इज अ सब्सिडरी कंपनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नाउ अब आप मेरे को पूछेंगे सर लेकिन अब होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता है, तो आपने तो कहा था कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। यस, तो सर यहाँ पर तो XYZ का ABC लिमिटेड में 5% स्टेक है। हाँ, तो सर वो नहीं हो सकता। तो वही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सेक्शन 19 कहता है अगर XYZ सब्सिडरी बनने से पहले अगर क्योंकि ABC में कोई शेयर्स होल्ड करता है तो दैट इज अलाउड। इसका मतलब जब XYZ ABC में ये 5% होल्ड कर रहा था, तब XYZ को सपने में पता था क्या कि एक दिन ABC उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी?
नहीं। उसके बाद मे बी 1-1.5 साल बाद एबीसी ने XYZ में कितने परसेंट की होल्डिंग करी? 75%। और अचानक एबीसी और XYZ का कौन सा रिश्ता हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी का। जब XYZ ने एबीसी में 5% लिए थे तब क्या होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता था? नहीं। तो रूल कहता है अब जो XYZ एबीसी में 5% स्टेक लेके रखा है दैट इज वैलिड। हाँ, बट अब याद रखना है अब आज से जबकि उनका होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता हुआ है XYZ एबीसी में आज से अब एक भी शेयर और नहीं ले सकता। परफेक्ट, क्योंकि सेक्शन 19 अब एप्लीकेबल हो चुका है। अब आप दोनों होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते में हो और अब 5% से ज्यादा XYZ एक भी शेयर एबीसी में होल्ड नहीं कर सकता। अब एकदम क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अच्छा सर, ये 5% शेयर XYZ बेच सकता है क्या? हाँ, बेच सकते हो। होल्ड करना है तो 5% होल्ड भी कर सकते हो, बट अब एक्स्ट्रा बाय नहीं कर सकते बिकॉज आप होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते में आ गए हो। तो XYZ का जो एबीसी में 5% स्टेक है दैट इज अलाउड, यू आर ओके विथ इट। आपको बेचना है तो आप बेच भी दीजिए, होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, बट अब 5% से ज्यादा एक शेयर भी होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया अब ये कंसेप्ट? पक्का? श्योर? अब मैं इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं, ध्यान से देखिए। एक मिस्टर ए था जिसका एबीसी के पास 2% स्टेक था। ठीक है, मिस्टर ए का एबीसी लिमिटेड में 2% का स्टेक था। मिस्टर ए ने अपना नॉमिनी किसको रखा था मालूम है? XYZ लिमिटेड को, कि अगर मैं कल जाकर चला जाऊं तो मेरे शेयर्स XYZ लिमिटेड कंपनी को चले जाने चाहिए। उसका नॉमिनी कौन था? XYZ लिमिटेड। अब दुखद पूर्वक मिस्टर ए की 2 महीने बाद डेथ हो गई। ओके, मिस्टर ए की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ऑटोमेटिकली अब ये जो एबीसी का जो 2% स्टेक है ये किसको मिल जाएगा? XYZ का। तो अब XYZ का एबीसी में कितना स्टेक बढ़ जाएगा? अब तो भैया 5 पहले से थे और 2% आ गया, इसका मतलब अब XYZ एबीसी में कितना होल्ड कर रहा है? 7%। लेकिन सर आपने तो बोला XYZ एक बार होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते में आ गया तो वो अब एबीसी में शेयर्स नहीं ले सकता। यस, नहीं ले सकता। तो सर ये 5 में से 7 कैसे चला गया? मेरे को बताइए, क्या XYZ ने एबीसी के शेयर्स खरीदे या उसको नॉमिनी की तरह मिल गए? सर खरीदे नहीं, मिले हैं। हाँ, तो सेक्शन ने लिखा है कि अगर XYZ को नॉमिनी की तरह शेयर्स मिलते हैं या XYZ होल्ड्स शेयर्स लाइक अ ट्रस्टी तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। अब क्या पूरा क्लियर है एग्जाम्पल के साथ? तो थ्योरी पढ़ लें एक बार। चलिए, क्या कहता है थ्योरी में? तो थ्योरी कहता है नो कंपनी shall either itself or through nominee hold any shares in its holding company. Hold any shares in its holding company, and no holding company shall allot or transfer shares to its subsidiary company. इन हिंदी में इन सिंपल, ना सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स लेगा, ना होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई शेयर्स देगा। अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इट शैल बी वॉइड। श्योर? लेकिन क्लियर उन्होंने 3 सिनेरियोज बनाए जो मैंने आपको खुद अभी समझाया। तो पहला, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, नॉमिनी थे आप, तो कोई चला गया और उसने कंपनी का नाम एज अ नॉमिनी रखा और आपको शेयर्स मिल गए। Second, the subsidiary is working like a trustee. Or third, you were a shareholder even before you became a subsidiary company. Subsidiary company बनने से पहले से ही आपके पास shares थे। Clear? Sure about this? पक्का? बढ़ू आगे। Now, however, याद रखना, जबकि सब्सिडरी कंपनी के पास अब होल्डिंग कंपनी के शेयर्स आ चुके हैं,
होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के पास राइट टू वोट रहेगा, लेकिन राइट टू वोट तभी रहेगा जब उसके पास जो शेयर्स हैं वो आइदर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी आए हैं। श्योर। रूल कहता है अगर एक ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और एक अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो यहां पर ऑब्वियसली वो शेयर्स नहीं होगा, यहां पर होगा द इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट टू वोट। जो भी आपका शेयर्स नहीं होगा, अब यहां पे आपका इंटरेस्ट का स्टेक होगा। तो अगर वो कंपनी गारंटी कंपनी है या ऐसी कंपनी है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है विदाउट शेयर कैपिटल, तो हम कहेंगे कि यहां पर आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, हम अब कहेंगे कि आप यहां पर इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते। श्योर अबाउट दिस। ये नीचे एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा करके बताया है कि पहले से अगर आप होल्ड करते हो तो आप वो होल्ड कर सकते हो, लेकिन जिस दिन होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते में आ गए उसके बाद एक सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं ले सकती। सिर्फ दो ही रास्ते हैं जो उसको शेयर्स मिल सकते हैं, एक आइदर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी। क्लियर है? पक्का? क्या सेक्शन 19 अच्छी तरह से क्लियर हो गया? श्योर। सेक्शन 20। सेक्शन 20 की हेडिंग है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब है यहां पर कि अगर समझ लीजिए आपको कभी किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप कौन से मोड यूज कर सकते हो, आप कौन से तरीके यूज कर सकते हो, एंड इट विल बी डीम्ड एज इफ आपने लीगली डॉक्यूमेंट उसको सर्व किया है। तो रूल कहता है सेक्शन 20 में लिखा है द वेरियस मोड्स इन विच डॉक्यूमेंट कैन बी सर्व्ड either on the company, देखिए यहां पर क्या लिखा है, either on the company that is first, or to the members or to the registrar। so कंपनी को डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, अगर किसी को भेजना है तो मेंबर को डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, या तो फिर रजिस्ट्रार को कैसे डॉक्यूमेंट भेजना है। क्लियर? तो सबसे पहला, अगर आपको डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना है, किसी को अगर कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो रूल कहता है आपको पहले तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस भेजना है। अब जब आपको पता है कि कहां भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे? रूल कहता है आइदर थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विस, या आप लीविंग इट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब बाय हैंड जाकर दे देना, बाय हैंड जाकर भी दे देना, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो। मतलब क्लियर हो गया कि आज के बाद अगर आपको कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस भेजेंगे। और कैसे भेजेंगे? क्या मोड्स अवेलेबल हैं आपके पास? रजिस्टर्ड, स्पीड, कुरियर, या तो फिर बाय हैंड आप रजिस्टर्ड ऑफिस देकर आइए, या तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है एज में बी प्रिस्क्राइब लिखा है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या प्रिस्क्राइब्ड है, आप वैसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? रूल कहता है अगर सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास है तो बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं उन्हें डिपॉजिटरी तो कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जो भी नोटिस देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, वो सर्व करेगी। बिकॉज कॉमन सेंस है, बिकॉज डिपॉजिटरी में वैसे भी आपका ईमेल आईडी जो होता है वो रजिस्टर्ड रहता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो कंपनी को कैसे डॉक्यूमेंट भेजना है, कहां भेजना है, ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको आरओसी रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट भेजना है या मेंबर को डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजा जाए ये भी देख लेंगे। रजिस्ट्रार या मेंबर को अगर डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो हम कैसे भेजेंगे? तो रूल कहता है ऑब्वियसली आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं रजिस्ट्रार या मेंबर को, आपके पास भी वो सब मोड्स अवेलेबल है। सो आइदर इट्स अ पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, बाय हैंड आप जहां पर हैं वो डिलीवर कर दीजिए, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक मेंबर को एक तरीका दिया गया है, ध्यान से देखिए। मेंबर को एक ऑप्शन दिया गया है कि मेंबर अपना पर्टिकुलर मोड सिलेक्ट कर सकता है। मतलब मेंबर जो है वो कंपनी को क्लियर कह सकता है कि देखो भैया मेरे को है ना कंप्यूटर आता नहीं है, मेरे को ईमेल से कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे को बाय हैंड, मेरे को बाय कुरियर हार्ड कॉपी चाहिए। तो रूल कहता है अगर मेंबर ने कोई अपने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं कंपनी को तो कंपनी उसको फॉलो करेगी, लेकिन फिर मेंबर को उस मोड के हिसाब से
डॉक्यूमेंट या नोटिस मिलने के जो भी चार्जेस हैं, जो भी फीस है, जो कंपनी डिसाइड करेगी एजीएम में और बताएगी, वो भर देने पड़ेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो इट इज अप टू यू, आइदर कंपनी अपना एक मोड डिसाइड कर ले कि हम हर मेंबर को ऐसा भेजेंगे, या अगर कोई स्पेसिफिक मेंबर की डिमांड है कि हमें तो ऐसा ही डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, हमें तो इसी तरह से नोटिस मिलनी चाहिए, तो फिर कंपनी विल बी रेडी, सब्जेक्ट टू आप उस मोड का जो भी खर्चा या चार्जेस है वो भर दें। रूल कहता है कुरियर का मतलब है ऐसी एजेंसी जो डॉक्यूमेंट डिलीवर करती है और साथ में प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी रहती है। मतलब एक प्रूफ, फ्यूचर में कभी देखना हो कि डॉक्यूमेंट क्या सच में डिलीवर हुआ था, तो उस कंपनी के पास वो प्रूफ रहना चाहिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशन दिया गया है निधि कंपनीज को। मैंने एक वीडियो बनाया है जो टाइप्स ऑफ कंपनी पे डिस्कस करता है। तो निधि कंपनी में ऐसा बोला गया है डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे। ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मिलेंगे। मतलब सर क्या सबको नहीं मिलेंगे? नहीं, सबको नहीं मिलने वाले। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे जिनके पास 1,000 रुपए इन फेस वैल्यू, क्या बोला मैंने? 1,000 रुपए इन फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए जिनके पास शेयर्स मोर देन 1,000 रुपीज इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, whichever is less। जिनका ये लिमिट है वो लिमिट डिसाइड किया जाएगा और सिर्फ उन्हें ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उन्हें ही नोटिसेस मिलेगी। तो आप कहेंगे सर फिर बाकी को क्या मिलेगा, बाकी को कैसे पता चलेगा? तो रूल कहता है बाकी को एक बेसिक पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में डाल दी जाएगी। और सर कौन से न्यूज़पेपर में? निधि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट की रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको उस न्यूज़पेपर में वो नोटिस को पब्लिश कर देना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी याद रखें, जब हमने पीछे देखा था कि एज में भी प्रिस्क्राइब, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या? तो रूल कहता है इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ऐसा मोड जो रिकॉर्ड रखे। किस चीज का रिकॉर्ड रखना है? रिटेंशन, रिट्राइवल और रिव्यू। ऐसी कोई क्लियर तरीका हो जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, एंड इट शुड बी इन अ क्लियरली लेजिबल टैंजिबल फॉर्म। मतलब कल जाकर लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। अब ये कौन से तरीके हैं? तो रूल कहता है एक आप फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड या कोई नेटवर्क है, आपने कुछ स्पेसिफिक कुछ कस्टमाइज बना के रखा है तो आप वो कर सकते हैं, या तो फिर कोई अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसके रिलेटेड कंपनी ने कुछ रीजनेबल सिस्टम्स, सर्वर्स कुछ ऐसा बनाया है जहां पर ये क्लियर हो कि सेंडर कौन है। ये पॉइंट को ध्यान से देखना, यहाँ पर रूल कहता है ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कुछ अपना कस्टमाइज सिस्टम बनाया है, कोई सर्वर बनाया है जो इलेक्ट्रॉनिकली सबको नोटिस भेजता है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि इट शुड वेरीफाई हु इज द सेंडर हु इज सेंडिंग दिस नोटिस। देयर शुड बी अ रिकॉर्ड कि सेंडर कौन है, कौन मैसेज भेज रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको नोटिस भेजनी है तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस भेजनी है तो याद रखना है देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ रिटेंशन, रिट्राइवल एंड रिव्यू। फैक्स से, ईमेल से, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड है, कोई ग्रुप है तो उसके द्वारा, या अदर मीन्स में आपके पास खुद का कोई कंप्यूटर सेटअप है, सर्वर सिस्टम है। बस याद करें कि सेंडर कौन है ये वेरीफाई कर सके कल जाकर वो मतलब यहाँ पर प्रॉपर रीजनेबल सिस्टम्स का मतलब होता है कि आपका कोई हैकिंग ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि कंपनी ने कभी कोई मैसेज भेजा ही नहीं लेकिन मेंबर को अलग तरीके से मैसेज मिल रहे हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? रूल कहता है अगर आप डिलीवरी के इफ द डिलीवरी इज बाय पोस्ट, तो हम ये मान लेंगे अगर नोटिस ऑफ मीटिंग है तो मीटिंग की नोटिस 48 आवर्स में आपको मिल गई है, ऐसा हम मान लेंगे। या आगे जब आप देखेंगे अपने सेक्शंस में
तो उसमें भी बताया गया है कि जब कभी कंपनी मीटिंग की नोटिस भेजती है तो इट इज कंसिडर्ड एज ए 48 आवर्स में आपको मिल जाएगा। 48 आवर्स होने पर इट विल बी डीम्ड कि आपको मीटिंग की नोटिस मिल गई है। और अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोई मीटिंग की नोटिस नहीं है बट कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो रूल कहता है उसमें नॉर्मली पोस्ट कितना समय लेता है, वो रीजनेबल समय खत्म हो जाने पर हम मान लेंगे कि आपको नोटिस मिल गई है। सो याद रखना है, अगर वो मीटिंग की नोटिस है तो 48 आवर्स, और अगर वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है तो नॉर्मली पोस्ट कितना समय लगाता है, हम उतना ऑर्डिनरी समय लग रहा है, उतना जितना समय पोस्ट लगाता है उतना समय एक्सपायर हो जाए, उतना टाइम एक्सपायर हो जाए, उसके बाद मान लेंगे कि आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिल चुका है। श्योर अबाउट दिस? तो सेक्शन 19 कहता था कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में कोई शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती, होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। और सेक्शन 20 कहता है कि अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है, किसी को डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो कौन से वेरियस मोड्स हैं जो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है अगर कोई डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनका आपको ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है साइन करना है कंपनी के बिहाफ पर, अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसीडिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो साइनिंग कौन करेगा? बिकॉज कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के तो कोई हाथ पैर तो है नहीं, तो कल जाकर कोई डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है तो वो कौन करेगा? तो सेक्शन 21 कहता है a document or a proceeding requiring authentication by a company or contracts made by or on behalf of company may be either signed by a KMP, एक तो KMP साइन कर ले, या तो फिर कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय जो बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज्ड हो। एक बार फिर से, कौन करेगा? KMP साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पर, या तो फिर ऑफिसर, या तो फिर एम्प्लॉय। बस याद रखना है कि ऑफिसर और एम्प्लॉय वही जो बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज्ड हो, जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया है कि हाँ आप साइन कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर। श्योर? तो अब 2 मिनट देखते हैं कि KMP का मतलब क्या होता है। यस, तो ध्यान से देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 51 में KMP की डेफिनेशन है। KMP का मतलब है CEO, MD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और such other officer not more than 1 level below the directors who are full time and designated by KMP or such other officer as may be prescribed। तो देखिए ये पॉइंट में कितने लोग आ गए? CEO, MD और मैनेजर, CS, कोई भी होल टाइम डायरेक्टर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे के ऑफिसर्स, वो भी कर सकते हैं, या कोई सच अदर ऑफिसर। तो KMP की डेफिनेशन में ये लोग आते हैं, इनमें से कोई भी कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के एग्रीमेंट्स, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर सकता है। यहां पर शॉर्ट में बस इतना ही लिख दिया है, देखिए मैंने फिर से लिख दिया है। सो एज पर सेक्शन 21 it can be signed by KMP or the officer or employee authorized by board। So section 21 is a very small section which just tells you कौन साइन करेगा। Sure about this? ये KMP की डेफिनेशन में कौन कौन आता है इसको अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, The last section, section 22। section 22 कहता है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कल जाकर कंपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको साइन कौन करेगा? तो रूल कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रोमिसरी नोट विल बी डीम्ड कि कंपनी ने एक तो एक्सेप्ट कर लिया है, ड्रॉन कर लिया है, मेक किया है, बनाया है, एंडोर्स किया है, अगर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी वो एक्सेप्टेंस, वो ड्रॉन, वो एंडोर्स किया है बाय अ पर्सन एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी, मतलब जो पर्सन को कंपनी ने ऑथोराइज किया है, अगर उसने एक्सेप्टेंस
उसने बिल को ड्रॉ किया, उसने बिल को एंडोर्स किया, तो हम ये मान लेंगे एज इफ कंपनी ने बिल को ड्रॉ किया है, कंपनी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, या कंपनी ने बिल को एंडोर्स किया है। अब वो जो ऑफिसर है जिसके पास ये अथॉरिटी है वो क्या करेगा? तो रूल कहता है अ कंपनी बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील। अब देखिए यहां पर आगे एक शब्द लिखा है इफ एनी, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आप कंपनी का कॉमन सील होना ही चाहिए। अगर कॉमन सील है, क्वेश्चन सेक्शन 22 कह रहा है अगर कॉमन सील है तो फिर आप ऑथराइज कर सकते हो किसी व्यक्ति को जो कंपनी के बिहाफ पर आपके डीड्स, आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन करेगा, फिर वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया। श्योर अबाउट दिस? इसका मतलब अगर आपका कॉमन सील है तो कंपनी किसी पर्सन को ऑथोराइज कर ले कि आप ये कॉमन सील को यूज कर कंपनी के बिहाफ पर डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कर सकते हो। हावेवर अगर कंपनी के पास कॉमन सील है ही नहीं तो फिर अब कौन करेगा? तो द ऑथोराइजेशन विल बी डन बाय 2 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स? 2 डायरेक्टर्स। या तो फिर देखिए और लिखा है, या तो फिर एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने के पास कंपनी सेक्रेटरी है। इसका मतलब ये ऐसा ही हो गया ना कि अगर आपकी कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। और समझ लीजिए कि आपकी कंपनी में सीएस है तो फिर कौन साइन करेगा? 1 डायरेक्टर एंड सीएस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो मैंने यहां पर देखिए अब चार्ट के माध्यम से हम पूरा समझ लेंगे। सो अ डीड साइंड बाय सच पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शल बाइंड द कंपनी। ऑब्वियसली अगर कोई ऑथराइज पर्सन है जो कंपनी के बिहाफ पे एक्सेप्ट, एंडोर्स या ड्रॉ करता है तो वो बिल बाइंडिंग रहेगा। वो कौन रहेगा? हमने यहां पर देखा है कंपनी का कॉमन सील है क्या? है। तो कंपनी ऑथोराइज कर दे कोई व्यक्ति को जो कंपनी के बिहाफ पर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया साइन करेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो फिर कौन साइन करेगा? तो फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। लेकिन अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे वही लिखा है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव दैट कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। मैंने आपको यह भी बताया कॉमन सील होना या नहीं होना इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कंपनी विल डिसाइड कि अगर कॉमन सील है तो उसको कॉमन सील हर जगह पर मारना है जिससे वो डीड का एग्जीक्यूशन होगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। श्योर अबाउट दिस? सो सेक्शन 22 बताता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन साइन करेगा। ये आपके सामने जो चार्ट है इट हेल्प्स यू इन ईच प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन साइन करेगा और कब वैसे तरीके से साइन विल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। सेक्शन 21 आपको यहां पर बताता है कि हर कोई बेसिक डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के बिहाफ पे कौन ऑथेंटिकेट करेगा। और हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन की पावर्स केएमपी या कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑथराइज बाय बोर्ड के पास होता है। और इसीलिए हमें केएमपी को डेफिनेशन देखना जरूरी है जिसमें हमने देखा कि सीईओ, एमडी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सीएफओ या 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर ये सब लोग साइन कर सकते हैं। सेक्शन 20 में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट को अगर सर्व करना हो तो कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। आप कंपनी को डॉक्यूमेंट कैसे भेजोगे, कंपनी मेंबर को डॉक्यूमेंट कैसे भेजेगी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कैसे भेजा जाएगा। और उसमें हमने नीडी कंपनी का भी एक्सेप्शन देखा। और सेक्शन 19 में हमने देखा कि एक सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती सब्जेक्ट टू उनका रिश्ता बनने से पहले। अगर सब्सिडरी के पास शेयर्स हैं तो देन इट्स ओके, या रिश्ता बनने के बाद अगर सब्सिडरी के पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी की तरह शेयर्स आते हैं तो देन इट्स ओके। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दिस वाज योर सेक्शन 19, 20, 21 and 22. Normally these are sections which are known as miscellaneous sections, very small sections, not that important from an exam perspective, but जबकि हम पूरे sections कर रहे हैं तो it is ठीक है कि we do all the sections lines है। Sure about this? Thank you very much.